तो हेलो छात्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं मासिक असाइनमेंट आपका विषय अर्थशास्त्र यानी कि आपका कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स का आपका ये मासिक असाइनमेंट है माह अगस्त का। आपके इसमें 25 नंबर का पूर्णांक रहने वाले, समय आपको 40 मिनट दिया जा रहा है और अगस्त का पूरा आपको यहाँ पर असाइनमेंट मैं लेके आ चुका हूँ और प्रॉपरली आपके यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। टोटल आपके इसमें कितने क्वेश्चन, आपके इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन है। मैं आपको 8 के 8 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। देखिए मैं आपको इसका आंसर प्रॉपरली आपको दिखाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन तो आपके पास असाइनमेंट का ऑलरेडी आपको पीडीएफ के रूप में आपके पास उपलब्ध है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे चर शब्द को परिभाषित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर और साथ में आपके पूरे टोटल आपके इसमें एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर मिलेंगे। और लास्ट में आपका ये है 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां देखिए, 8वां आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हम 1 से लेकर 8 तक देने वाले हैं। वीडियो पर एकदम बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आंसर को लिखिए और यहाँ पर 25 में से 25 नंबर लेकर आइए। चलिए तो फटाफट यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार आप पेपर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपके यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, यानी कि आपको इन पर 1 अंक मिलेंगे। तो आपको इनको 1 अंक के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे 1 से 4 तक कौन कौन से हैं, जैसा चर शब्द को परिभाषित करना है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग कब बना था, आपको ये बताना है। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, महान लोबिस मॉडल किस योजना में अपनाया गया। चौथा क्वेश्चन, द्विगुणी सारणी से क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और इसके बाद देखिए आपका 5 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आपके इसमें लघुत्तरी हैं। आपके 3 अंक आवंटित है, तो आपको यहाँ पे 3 अंक हिसाब से लगभग आपको इसको 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे अपवर्जी और समावेशी में आपको यहाँ पे 3 अंतर आपको बताना है। और इसके बाद कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आपका रीढ़ कैसे है, रीढ़ की हड्डी है कैसे। और इसके बाद आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन 1956 की औद्योगिक नीति की आपको 4 विशेषताएं बताने हैं। 100 शब्दों में आपका हो जाएगा 4 आपके विशेषताएं। और इसके बाद देखिए आपका इसमें आता है कौन सा, 7 और 8। तो 7 और 8 आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। लगभग आपको 150 शब्दों में लिखना है। आपको इसमें 6 अंक दिए जाएंगे। और आपके क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे वर्गीकरण का महत्व करना है और अच्छी सारणी की आपको विशेषता, या फिर इसको लिखिए, या फिर आपका लास्ट क्वेश्चन भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ऐसे करिए। या फिर आप यहाँ पे लिखिए कुटीर और लघु उद्योग में आप अंतर कर लीजिए। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, आप यदि क्या करना चाहते हैं, पूरे के पूरे नंबर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दिल से लाइक तो कर ही दीजिएगा। देखिए यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है चर शब्द को आपको परिभाषित करना है। देखिए आंसर, कोई भी चीज जिसका मान बदले उसे कहा जाता है चर, ठीक है। चर का सरल अर्थों में अर्थ होता है ऐसी कोई चीज जो किसी एक अन्य कारण से बदलाव आता रहता है, अर्थात चर में कोई चीज जिसका मान बदले उसे चर कहते हैं। और अचर क्या होता है, जिसका मान स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, भारत में योजना आयोग कब बना। तो आपको आंसर सिंपल सा करना है, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की आपका यहाँ पे स्थापना की गई। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह में क्या कर दिया गया, 1 जुलाई 2000 यहाँ पे 14 से आपका नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। और भारत सरकार की एक ये थिंक टैंक है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, महान लोबिस मॉडल किस योजना में अपनाया गया। आंसर करना है, महान लोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय में आपका यहाँ पे योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, द्विगुणी सारणी से क्या अर्थ है, आपको यहाँ पे उदाहरण देना है। तो आपको सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए समांकों के 2 गुणों को प्रस्तुत करती है, जैसे आयात निर्यात
प्रदर्शित करना, विद्यालय के छात्र छात्राओं का संख्या दर्शाना इसका एक उदाहरण है। और आपको यहाँ पे देखिए आपका इसका एक उदाहरण देकर भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो आपको यहाँ पे द्विगुणी सारणी आपको ऐसे कहा जाता है कि इसमें छात्र हो छात्राएं हो, देखिए आपको योग और कक्षा ऐसे करके आपको यहाँ पे दर्शाया जाता है, इसे कहते हैं द्विगुणी सारणी। इसके बाद क्वेश्चन 5वां देखिए, अपवर्जी और समावेशी में आपको यहाँ पे 3 अंतर, देखिए आपको यहाँ पे अंतर करना है, 3 अंतर लगभग 100 शब्दों में। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, इस विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के समान होती है। और दूसरा आपका यहाँ पे अपवर्जी की बात कर रहा है, क्या लिखा है, इस विधि में एक वर्ग के ऊपरी सीमा बराबर चर मूल्यों के मान उस वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं और अगले वर्ग में शामिल किए जाते हैं। जैसे देखिए 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 है ना, इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए समावेशी में क्या होता है, इस श्रेणी में वर्ग जिसकी निचली सीमाएं और ऊपरी सीमाओं को बराबर चर मूल्य के मानों में सम्मिलित करते हैं और इस विधि में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ी जाती है और इसके साथ अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15, इसी तरह 1 से 5 अंतराल में दोनों सीमाएं 1 और 5 शामिल होती हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या था आपको यहाँ पे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आपको रीढ़ की हड्डी कैसे, आपको इसको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो लिख सकते हैं आप, देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि संपूर्ण भारतीय व्यवस्था का आधार। देखिए हमारे हर एक जगह पर यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, लगभग देश की 80% आबादी जो है यहाँ पे कृषि कार्य करती है और भारत के कुल श्रम का लगभग 2/3 हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का मूल आपका योगदान जो है कितना है, देखिए क्या लिखा है, 26% आपका यहाँ पे योगदान है। और इन सब कारणों से कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, आपका यहाँ वाला ये वाला पॉइंट लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको ये पे लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन देखिए, 1956 की औद्योगिक क्रांति में आपको 4 विशेषताएं बतलानी है। तो चाहो तो आप अथवा में कोई आप एक लिखना, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसका भी आंसर देता हूँ। देखिए औद्योगिक नीति के बारे में आपको यहाँ पे मुख्य विशेषता पूछा गया है। तो पहला आपका उद्योग का वर्गीकरण, और इसके बाद देखिए उद्योग जो हमारा यहाँ पे 3 वर्गों में विभाजित है। ठीक, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे आपका सब लिखा हुआ है। और इसके बाद लघु और कुटीर उद्योग का विकास भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक आपका सहयोग करना है। और इसके बाद चौथा, निजी क्षेत्र में प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार। और इसके बाद देखिए 7वां, वर्गीकरण का आपको यहाँ पे महत्व देना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर सेकंड का कर रहा हूँ, आप पहले वाले का आंसर करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही तो करना है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छी वर्गीकरण का आपको यहाँ पे सारणी की विशेषता बतलाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको मैं लिख दिया हूँ। और इसके बाद आपका यहाँ पे पहला क्या है, विशेषता क्या होनी चाहिए, पहला होना चाहिए आकर्षक। ठीक है, तो ये जब भी आप सारणी बनाएं तो क्या है, सारणी का प्रस्तुतिकरण आकर्षक होना चाहिए, अन्यथा इसमें कोई भी महत्व नहीं रहता। इसमें हेडिंग, शब्द, अंक, लाइनें, खींचे कार इत्यादि स्वच्छता और सुलेख के साथ होना चाहिए, यानी अच्छे राइटिंग के साथ। ठीक है, चलिए ये कुछ निर्माता की कला प्रियता पर निर्भर करता है। और समुचित आकार, देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, जब भी आप सारणी बनाए तो आकार इतना होना चाहिए कि सुविधापूर्ण व्यवस्थित किया जा सके, सारणी कागज के आकार के अनुकूल होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये नहीं कि आप छोटा सा बना दें और उसमें आपके कुछ शब्द ही ना आए, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है, संपूर्ण सूचनाएं, तो सारणी का बाहरी रूप ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं क्रम व व्यवस्था के साथ अनुसार शीर्षकों, उपशीर्षकों और विभिन्न खानों में प्रस्तुत की जा सके। चलिए इसके बाद आपका उसमें क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, सारणी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि व्यक्ति कि किसी भी विशेषताएं सुगमता पूर्वक समझी जा सके और सूचना सहज ही ढूंढी जा सके, आवश्यक तथा तुरंत उपलब्ध हो सके। इसके बाद 5वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारणी वैज्ञानिकता के आधार पर निर्मित होनी चाहिए, अर्थात सारणी में तथ्यों का प्रदर्शन तर्कपूर्ण तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। इसके बाद 6वां देखिए, तुलना की सुविधा, आपको यहाँ पे ये लिख देना है लास्ट वाला। और देखिए इस प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन 8वां, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। देखिए आपको इसमें अथवा में करना है, लेकिन मैं आपको पहले वाला आंसर दे रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें, देखिए वर्षा की अनिश्चितताएं, वर्षा का असमान वितरण, कृषि चक्र और मानव जीवन को
प्रभावित करते हैं। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और देखिए आपको इसमें पूरा का पूरा लिखा गया है कि भाई साहब भारतीय कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मौसम की अनेक बैठक उठने वाला देश भी कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसून यहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किसी तरह से प्रभावित करती है। भारत की लगभग 78% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन निर्वाह कृषि के माध्यम से करती है। देखिए मैंने बोला था आपको 80% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, लगभग उतना ही है ना। और देखिए जलवायु के कृषि को बहुत प्रभाव करता है। जलवायु का कृषि के अलावा अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। और इसके बाद आप ये वाले पॉइंट भी आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। पहले वाला आपका ये पॉइंट और इसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपके यहाँ पे पूरे के पूरे 25 में से 25 नंबर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिटेल्ड आपको समझा दिया गया है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।